दोस्तों, आपने रोबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक तो आप सभी में से ज्यादातर लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। लेकिन रोबर्ट कियोसाकी की अभी मैंने उनकी बुक वाई द रिच आर गेटिंग रिचर पढ़ी है, जिसने मेरे माइंडसेट को काफी चेंज किया है। इस बुक में रोबर्ट कियोसाकी ने फाइनेंशियल एजुकेशन रियली क्या होती है उसके बारे में बात करी है। रोबर्ट कियोसाकी स्टार्टिंग में इस बुक में कहते हैं, जिसने मेरी रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है वो 8th क्लास पास कर चुका है, यानी कि वो बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन सीख चुका है। अगर वो एडवांस फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना चाहता है तो उसे ये बुक वाई द रिच आर गेटिंग रिचर पढ़नी होगी, और इस बुक को पढ़ने के बाद वो कॉलेज ग्रेजुएट हो चुका होगा। तो आज मैं आपको इस बुक के इम्पोर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन रियली। अब ऑथर बोलते हैं, रियल फाइनेंशियल एजुकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल लिटरेसी, नंबर 2 फाइनेंशियल आईक्यू। तो आइए इन दोनों पार्ट को समझते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है और उसकी लैंग्वेज को रीड करने की एबिलिटी है तो आप फाइनेंशियल लिटरेट हैं। एग्जाम्पल, रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को मनी के बारे में बात करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी। ऑथर बोलते हैं बहुत लोग फाइनेंशियल ट्रबल्स में फंसे हुए हैं, उनके पास बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं है, ना ही उन्हें एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि इस टाइप के लोग लायबिलिटी को अपना एसेट समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि ये लोग अपने हाउस और कार को एसेट्स बोलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक लायबिलिटी है। इन शॉर्ट्स में एसेट वो चीज होती है जो हमारी जेब में पैसा डालें, और लायबिलिटी वो होती है जो हमारी जेब में से पैसा लेके जाए। द मोस्ट 6 इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ मनी। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 एसेट्स, नंबर 4 लायबिलिटीज, नंबर 5 कैश, नंबर 6 फ्लो। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं आपको इन 6 वर्ड में से 2 वर्ड को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैश फ्लो। जब भी आप किसी एंटरप्रेन्योर से पूछोगे कि उसकी लाइफ में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड क्या हैं, तो उसका एक ही आंसर रहेगा, वो है कैश फ्लो। क्योंकि कैश एंड फ्लो इन वर्ड को कुछ डिटरमाइन करता है, जैसे इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इस इनकम स्टेटमेंट से समझ सकते हो, इनकम इज कैश फ्लोइंग इन एंड अन एक्सपेंसेस इज कैश फ्लोइंग आउट। अमीर आदमी इस कैश फ्लो गेम को समझ लेते हैं बहुत पहले, इसलिए वो लोग अमीर होते हैं। सेल्स इज इक्वल टू इनकम। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं एंटरप्रेन्योर की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो है सेल्स का, यानी कि जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी। ऑथर बोलते हैं हर एंटरप्रेन्योर को अपनी सेलिंग स्किल को इम्प्रूव करने में फोकस करना चाहिए। इसलिए 10 एंटरप्रेन्योर जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें से 9 एंटरप्रेन्योर इनफ सेल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं होता है। इसलिए आपको सेलिंग स्किल को हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। लायबिलिटी एंड कैश फ्लो। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब करने का दूसरा वे होता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। अगर उसकी लाइफ में कैश इनफ्लोज इंक्रीज हो रहा है और उसका कैश आउटफ्लो डिक्रीज हो रहा है तो उस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन गुड है। ऑथर बोलते हैं किसी की भी लाइफ में उसका कैश इनफ्लो उसके एसेट से डिटरमाइन किया जा सकता है और उसके कैश आउटफ्लो को उसके लायबिलिटी से डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि उसके एसेट उसके लिए कैश इनफ्लो क्रिएट करते हैं, उसकी लायबिलिटी उसका कैश आउटफ्लो क्रिएट करती है। अब जो उस पर्सन का एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस होगा, यानी कि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, वो उसका नेटवर्थ होगा और वेल्थ। नंबर 2 फाइनेंशियल आईक्यू। फाइनेंशियल आईक्यू मतलब जब आपके पास एबिलिटी होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑथर बोलते हैं रिच एंटरप्रेन्योर के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल आईक्यू होती है, जिसकी वजह से वो लोग लगातार अपनी लाइफ में अमीर बनते चले जाते हैं। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल आईक्यू पर फोकस करना चाहिए। लेसन नंबर 2 व्हाई टैक्सेस मेक द रिच रिचर लीगली।
अब यहाँ ऑथर बोलते हैं ग्रेट एडवाइजर हैव ग्रेट फाइनेंशियल एजुकेशन। जब हमारे पास बेटर फाइनेंशियल एजुकेशन होती है तो उसकी वजह से हमारा रिस्क कम हो जाता है और हमारा रिजल्ट इंक्रीज हो जाता है। और ये बेटर फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक टैक्स एडवाइजर के लिए। जब आपके टैक्स एडवाइजर के पास बहुत कम नॉलेज होती है तो उसकी वजह से आपका रिस्क ऑफ एन ऑडिट ज्यादा बढ़ जाता है और आपको फिर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब आपके टैक्स एडवाइजर के पास लॉट ऑफ नॉलेज होती है टैक्स लॉ के बारे में तो उस टाइम आपका रिस्क ऑफ ऑडिट कम हो जाता है और आपको टैक्स भी कम देना होता है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं आपको अपनी लाइफ में ग्रेट टैक्स एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए जो कि एक कंजर्वेटिव टैक्स एडवाइजर हो, यानी कि उन्होंने इस टैक्स लॉ की प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रखी हो और उनके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हो। हु पे द हाईएस्ट टैक्सेस। आपको ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट शो हो रहा है। इसमें ई का मतलब है एम्प्लॉयज, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का मतलब है बिग बिजनेस ओनर होते हैं 500 एम्प्लॉय के या उससे भी ज्यादा के। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। तो आइए जानते हैं किस क्वाड्रेंट को कितना टैक्स पेड करना होता है। एम्प्लॉयज को 40%, सेल्फ एम्प्लॉयड को 60%, बिजनेस ओनर को 20%, इन्वेस्टर को 0%। अब इसका क्या रीजन है जिसकी वजह से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को ज्यादा टैक्स देना होता है और बिजनेस ओनर को और इन्वेस्टर को कम टैक्स देना होता है। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। अगर हम ई एस बी एंड आई क्वाड्रेंट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग के बारे में देखें तो अगर कोई ई क्वाड्रेंट में आता है यानी कि एक एम्प्लॉय जो भी कुछ प्रोड्यूस करता है अपनी लाइफ में खुद से उसका वो उतना ही इक्वल अमाउंट में कंज्यूम करता है। अगर कोई एस क्वाड्रेंट में आता है यानी कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि लिटिल मोर अपनी लाइफ में प्रोड्यूस करता है एम्प्लॉय के कंपैरिजन में और वो कंज्यूम कम करता है जितना उन्होंने प्रोड्यूस करा है उससे। अब कोई बी क्वाड्रेंट में आता है यानी कि बिजनेस ओनर और आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्टर। इस टाइप के लोग अपनी लाइफ में प्रोड्यूस बहुत ज्यादा करते हैं और कंज्यूम बहुत ही कम अमाउंट में करते हैं। जितना कि एक एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के लोग कंज्यूम करते हैं उतना ही ये लोग कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल बी क्वाड्रेंट के लोग जो कि एक बिजनेस ओनर होते हैं वो अपनी लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड जॉब क्रिएट करते हैं। आई क्वाड्रेंट के लोग जो कि एक इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी लाइफ में एनर्जी फूड हाउसिंग प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। जो ई और एस क्वाड्रेंट के लोग होते हैं वो लोग पैसों के लिए काम करते हैं और कुछ भी गवर्नमेंट के लिए प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसलिए इस टाइप के लोगों को गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स देना होता है। और जो लोग बी क्वाड्रेंट में आते हैं यानी कि कोई बिजनेस ओनर ये लोग टैक्स इंसेंटिव के लिए काम करते हैं और ये लोग अपनी लाइफ में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। जैसे गवर्नमेंट को जॉब क्रिएट करने की जरूरत होती है तो ये बिजनेस ओनर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी इम्प्रूव होती है और गवर्नमेंट की बहुत हेल्प होती है। इसलिए बी क्वाड्रेंट के लोगों को गवर्नमेंट बहुत टैक्स ब्रेक्स दे देती है जिसकी वजह से बिजनेस ओनर को टैक्स कम देना पड़ता है। और ऐसे ही आई क्वाड्रेंट के लोग जो इन्वेस्टर होते हैं वो एनर्जी फूड फ्यूल प्रोड्यूस कर देते हैं सिटीजन्स के लिए, इसलिए इन्हें जीरो टैक्स देना होता है। लेसन नंबर 3 व्हाई डेट मेक द रिच रिचर। ऑथर बोलते हैं अमीर लोग लगातार इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो डेट को कैसे यूज करके अमीर बन सकते हैं। अब आपको यहाँ पर गुड डेप्ट और बैड डेप्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नंबर 1 गुड डेप्ट। गुड डेप्ट हम उसे बोलेंगे जैसे हम डेट लेके कुमुलेट एसेट बाय करते हैं जिनका प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होता रहेगा और उससे आपकी इनकम जनरेट होगी। फिर आप अपना डेट को भी रीपे कर सकते हो। फिर ये एसेट आपके लिए काम करेंगे और आपको पैसा कमा के देंगे यानी कि आपकी जेब में पैसा डालेंगे। एग्जाम्पल प्रॉपर्टी शेयर्स इन्वेस्टिंग इन मैनेज फंड्स। नंबर 2 बैड डेप्ट। बैड डेट हम उसे बोलेंगे जैसे हम ऐसे गुड्स और प्रोडक्ट बाय करते हैं जिसका फ्यूचर में नो पोटेंशियल है ना ही उससे आपको कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी और उस प्रोडक्ट की वैल्यू दिन पर दिन डेप्रिसिएट होती रहेगी। एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड डेप्ट पर्सनल लोन टू बाय कार
कार्स, मोस्टली फैमिली होम लोन्स। गुड डेट एक बेस्ट वे होता है जिससे आप पैसिव इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं जो आपकी रियल वेल्थ डेवलप करने में मदद करता है। और रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा डेट से एसेट को खरीदने में विश्वास रखते हैं। जैसे आपको पता है एसेट्स आपकी जेब में पैसा लेके आता है। अमीर लोग डेट को लेते हैं बिना डरे और उससे अपना एसेट बनाते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, पेपर एसेट्स, स्टॉक एंड बॉन्ड्स हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ज्यादातर रियल एस्टेट के लिए डेट लेने के लिए और यूज करने के लिए प्रीफेयर करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट के लिए लोन मिलना इजी है। ऑथर बोलते हैं सेविंग्स आर टैक्स्ड एंड डेट आर टैक्स फ्री। इसका मतलब है सेविंग पर आपको टैक्स देना होता है लेकिन लोन पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ऑथर बोलते हैं डेट दो धारी तलवार है। अगर आपको डेट को यूज करना आता है तो ये डेट आपको बहुत अमीर बना सकता है और अगर आपको भी कोई कैलकुलेशन में एरर है तो ये आपको बहुत गरीब भी बना सकता है। इसलिए लोन को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए जो कि अमीर लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है और मिडिल क्लास लोगों को नहीं आता है। इसलिए मिडिल क्लास लोग लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, कार लेने के लिए या फिर फोन लेते हैं अपने लॉन्स पे, और अमीर लोग लोन लेते हैं अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए। आपको कभी भी लोन लेने से डरना नहीं है, बस आपको सही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ लोन को यूज करना आना चाहिए। इसका यूज करके आप बहुत अमीर बन सकते हो। लेसन नंबर 4, पेंटम इनकम, इनकम ऑफ द रिच। ऑथर बोलते हैं पेंटम इनकम उनकी इनकम होती है जो बहुत रिच लोग होते हैं और पेंटम इनकम के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। पेंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी बोला जाता है और ये रिच लोगों की रियल इनकम होती है जिसको मिडिल क्लास लोग नहीं देख सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में 3 इनकम के बारे में बताते हैं। नंबर 1 ऑर्डिनरी इनकम, नंबर 2 पोर्टफोलियो इनकम, नंबर 3 पैसिव इनकम। अब जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो लोग सिर्फ ऑर्डिनरी इनकम के लिए काम करते हैं और इस ऑर्डिनरी इनकम में सबसे हाईएस्ट टैक्स पेड करना पड़ता है और थोड़े अमीर लोग पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं और जो हाई लेवल के रिच लोग होते हैं वो पेंटम इनकम के लिए वर्क करते हैं। लेकिन इस पेंटम इनकम को जनरेट करने के लिए बहुत हाई लेवल की फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए क्योंकि पेंटम इनकम एक इनविजिबल इनकम होती है। एग्जाम्पल, मोर रियल एस्टेट इज इक्वल टू मोर पेंटम इनकम। सपोज करो आप एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं और उसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है और आपके पास भी 1 करोड़ रुपए है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ आप बैंक से 2 करोड़ का लोन लेके 2 और प्रॉपर्टी बाय कर लेते हो, यानी कि टोटल आपके पास अब 3 प्रॉपर्टी हैं और अब आपके पास आपके रियल एस्टेट की टोटल वर्थ है 3 करोड़ रुपीज और आपके एक प्रॉपर्टी पर 10% का एप्रिसिएशन होता है। यदि एक प्रॉपर्टी पर आपका एप्रिसिएशन हुआ 10% तो आपकी एक प्रॉपर्टी की पेंटम इनकम होगी 1 करोड़ इंटू 10% इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज होगा। फिर भी आपके पास तो यहाँ 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वर्थ है टोटल 3 करोड़ रुपीज और 3 प्रॉपर्टी पर 10% की एप्रिसिएशन होगी तो आपकी पेंटम इनकम होगी 3 करोड़ इंटू 10% इज इक्वल टू 30 लाख रुपीज होगी। अब यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आपके पास रियल एस्टेट होगा उतना ही ज्यादा आपका एप्रिसिएशन इंक्रीज होगा, उतना ही आपकी पेंटम इनकम इंक्रीज होगी और आपने जो बैंक से लोन लिया था वो भी चुक जाएगा और आप फिर इन प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। मोर रियल एस्टेट इज इक्वल टू मोर पेंटम इनकम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक समरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।